नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान केमिस्ट्री पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे हिंदी का हिंदी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो कि 16 फरवरी 2023 को होने वाला है। उसमें आने वाला जीवन परिचय उसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ कवियों और कुछ लेखकों का जीवन परिचय बताऊंगा जो कि 100% क्या, मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया कि 101% की मैं गारंटी लेता हूँ कि इन्हीं में से आएगा। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन परिचय का आपका पूरा कॉन्सेप्ट, जितने नंबर का जीवन परिचय आपके एग्जाम में आता है, आज से आप क्लियर करके इस वीडियो से जाएंगे। और यहाँ पे मैं जीवन परिचय, आप पढ़े तो बहुत सारे मतलब जीवन परिचय होंगे बहुत अलग अलग तरीके से, लेकिन मैं एकदम बिल्कुल अलग तरीके का जीवन परिचय बना के खुद से अपनी मेहनत से लेके आया हूँ। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं क्या दिखेगा कि मैं सारी चीज़ें एकदम अलग अलग करके संक्षिप्त भाषा में लिखा हूँ। इन्हीं को आप यूज करके जब अगर एग्जाम में लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम क्या, अगर जो भी जीवन परिचय में इसमें बताऊंगा अगर आप पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं इसी में से वो जीवन परिचय क्या होगा, फंसेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं काव्य खंड की, तो काव्य खंड में जो कवि हैं, कौन से, मतलब कवि तो बहुत सारे हैं काव्य खंड में, आपके पाठ में भी बहुत सारे पाठ्यक्रम में होंगे, लेकिन आखिर कौन कौन से फंस सकते हैं, कौन से उसमें मुख्य और मेन है, इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में हम बात करूंगा। तो मैंने काव्य खंड से किन्हीं तीन के बारे में लेके आया, तीन कवियों के बारे में, जो कि इस बार इनमें से जरूर आपको, जो वहाँ पे ऑप्शन होते हैं कि पांच में से कोई एक करना है, तो उन पांच में आपको जरूर ये नाम जरूर दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारे काव्य खंड के पहले कवि हैं जिनका नाम है तुलसीदास। क्या नाम है? तुलसीदास। अगर मैं तुलसीदास की बात करूं तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1532 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623। मतलब इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि इनका जो भी मतलब कार्यकाल था, जो भी जन्म से लेकर मृत्यु का समय था, वो 1532 से लेकर कब तक का था? 1623 तक का था। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जैसे कि मैंने ऊपर हेडिंग डाली, कवि का नाम, जन्म स्थान व काल। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान कहाँ था? राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में बांदा डिस्ट्रिक्ट के राजापुर शहर में हुआ था। ठीक है, मैं भी बांदा के हूँ दरअसल। अगर हम आगे बात करें तो कौन से काल के ये कवि थे? भक्ति काल कवि थे, और सगुण धारा राम भक्ति शाखा के भी कवि थे। ठीक है, अब इनका थोड़ा संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। अगर हम बात करें तो इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था हुलसी, और अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण क्या हुआ था कि परित्यक्त और नर हरिदास द्वारा इनका पालन पोषण हुआ था। ठीक है, अगर मैं इनकी पत्नी के नाम की बात करूँ तो इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, और यह श्री राम के भक्त थे। ठीक है, और उनकी शक्ति, शील और सौंदर्य का भी इन्होंने वर्णन किया था। ठीक है, और इन्होंने प्रचलित विविध काव्य शैलियों में की भी रचना इन्होंने की थी। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने संक्षिप्त भाषा में लिख दिया। जब आप वहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा बहुत बीच में हा है का यूज करके आप इसको आसानी से बड़ा कर सकते हैं। आपको पता है कि हाँ, ये संक्षिप्त में लिखा है। संक्षिप्त में मैंने इसलिए बताया कि आप मोटा मोटा जो मेन मेन मुख्य होता है वो जानकारी ले लीजिए, बाकी वहाँ पे बना के लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इनकी भाषा की बात करूँ तो ये कौन से भाषा में जो भी रचना करते थे? अवधी और ब्रज भाषा में रचना करते थे। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पहली श्री रामचरितमानस जो कि राम भगवान के पूरे जीवन काल के बारे में है, दूसरी है विनय पत्रिका, अगली है कवितावली, फिर है जानकी मंगल, आदि बहुत सारी पूरी 12 रचनाएं इन्होंने की थी। ठीक है, तो पहला हमारा कवि का नाम हो गया। अगर मैं दूसरे कवि के बारे में बात करूं तो वो थे हमारे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से। इसको पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर लगेगा कि हाँ यार, ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो इनका जन्म 1889 से लेके, मतलब इनका जो जन्म का पूरा काल था, जन्म से मृत्यु तक का, कब से कब तक का था? 1889 से लेके 1968 के बीच का। और ये बावई होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के कवि थे। ठीक है, और प्रगतिवादी अगर युग की बात करें तो कौन सा युग था? प्रगतिवादी युग था। ठीक है, अगर मैं इनका संक्षिप्त परिचय जानूँ तो इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था, और ये राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। अगर मैं और आगे बात करूं तो पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। और आगे काव्य के लिए इन्होंने त्याग, बलिदान, स्वदेश प्रेम, कर्तव्य की भावना, मतलब इन्होंने अपने काव्य रचना के लिए त्याग किया, बलिदान किया, मतलब हर बहुत सारी चीज़ इन्होंने अपने काव्य रचना के लिए की। ठीक है, अगर मैं इनकी भाषा की बात करूं तो इनकी भाषा कैसी थी? उर्दू फारसी के शब्दों से युक्त खड़ी बोली थी। ठीक है,
और इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, जैसे कि हिम तरंगिणी, युगचरण, समर्पण, वेणुलो गूंजे धरा, ये सारी इनके क्या थी, प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, अब मैं और आगे बात करता हूँ। तीसरे हमारे जो कवि हैं, मेन कवि मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इनके अगर मैं जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की बात करूँ तो इनका जन्म 1886 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1964 में हुई थी। ठीक है, आगे इनका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था और ये कौन से काल के कवि थे, आधुनिक काल द्विवेदी युग के। ठीक है, और आगे हम बात करें तो इनका जो संक्षिप्त परिचय है, इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और साहित्य सेवा के लिए इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगर मैं इनकी भाषा की बात करूं तो ये खड़ी बोली इनकी मुख्य भाषा थी और इनकी प्रमुख रचनाएं साकेत, रंग में भंग, यशोधरा द्वापर, भारत भारती, पंचवटी, जय भारत और जयद्रथवत। जयद्रथवत के बारे में तो आप लोग को बहुत अच्छे से जानकारी होगी, बहुत अच्छी कहानी थी जयद्रथवत में, जिसमें अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त होने के पहले मैं उसका वध करूंगा। बहुत आपने देखा होगा, ज़्यादा इससे संक्षिप्त बात नहीं करते हैं, हम आगे चलते हैं। अब मैं बात करूं तो गद्य खंड में मैं आ गया। अभी मैंने काव्य खंड की बात की थी, अब गद्य खंड में कौन कौन से लेखक मुख्य हैं जिनका जीवन परिचय वहाँ पे आ सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे सबसे पहले मुख्य हैं उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल मैं भी हूँ। ठीक है, तो इनका जन्म और मृत्यु के जो बीच का कार्यकाल था वो कब तक का था, 1884 से लेकर के 1941 तक का। ठीक है, और ये अगोना बस्ती में इनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये कौन से युग के थे, शुक्ल युग के। ठीक है, आगे मैं बात करूँ तो इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक भी थे ये। कविता, कहानी, नाटक, निबंध आदि की रचना भी इन्होंने की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यापक भी थे। ठीक है, आगे युग प्रवर्तक, साहित्यकार। अब देखिए यहाँ पे आपको संक्षिप्त विवरण मिल गया कि आखिर ये क्या क्या थे इनके पूरे जीवन। अब वहाँ पे आप अच्छे से लिख सकते हैं इन्होंने कहानी की मतलब ये चित्रकला के क्षेत्र में अध्यापक थे, हिंदू विश्वविद्यालय में ये अध्यापक थे हिंदी विभाग के, तो ऐसे करके आप आराम से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूँ भाषा की, तो इनकी जो मुख्य भाषा थी वो थी संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के शब्दों का शुद्ध संयत और आगे भावनाकुल प्रयोग। ठीक है, आगे मैं बात करूँ तो इनकी शैली कैसी थी। अगर मैं शैली की बात करूँ तो शैली इनकी कैसी थी, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, गवेषणात्मक, भावात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक और तुलनात्मक थी। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी शैली बची थी जो इनके अंदर या इनकी कविता में इनके जो भी मतलब लेख लिखते थे उसमें नहीं झलकता था। सारी मतलब ऐसी कोई शैली ही नहीं थी जो इनके लेख में ना हो। अगर मैं इनके रचनाओं की बात करूं तो सबसे मुख्य इनकी रचना है चिंतामणि, विचार विथिरस, मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, ये सब इनके प्रमुख रचनाएँ हैं। आगे जो हमारे मुख्य और दूसरे लेखक हैं वो है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। मतलब जो कि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में इनका जो भी वो था वो 1889 से लेकर कहाँ तक का था, 1937 के बीच में था। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, काशी में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बनारस बहुत अच्छी जगह है, आप ज़रूर घूमने आइएगा यहाँ। अगर आगे बात करें तो कौन से कवि थे, छायावादी कवि इनको बोला जाता है और इनके पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद। और क्या आगे लिखा है, सुंगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषाओं का ज्ञान भी था इन्हें। रचनाओं में भारत के उज्ज्वल अतीत का चित्रण, छायावादी कवि चतुष्टयी में गणना और सर्वश्रेष्ठ नाटकार भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको संक्षिप्त ब्यौरा यहाँ पे मिल गया इनके बारे में। अब आप वहाँ पे एग्जाम में जो भी जिस मतलब जैसे भी लिखना है आप वहाँ पे बढ़िया से लिख सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ, आप जीवन परिचय पढ़ते होंगे तो वहाँ पे क्या मतलब जो भी आपके बुक में दिया है हर जगह दिया रहता है, उसमें क्या होता है एक साथ सब दे देता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को याद करने में दिक्कत आती है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, सारी चीज़ मैंने अलग अलग करके लिख दी, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा थोड़ा इसमें से अगर जानकारी ले लेंगे तो आप वहाँ पे जीवन परिचय अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करूँ इनकी भाषा की, तो इनकी भाषा क्या कैसी थी, संस्कृत प्रधान खड़ी बोली, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया था, तत्सम आप लोग जानते होंगे। आगे भाषा में लाक्षणिकता एवं व्यंजकता थी इनके। ठीक है, अब मैं इनके शैली की बात करता हूँ, तो इनकी अगर मैं शैली की बात करूँ तो इनकी शैली कैसी थी, वर्णात्मक थी और कैसी थी, भावात्मक थी, अलंकृत थी। अलंकृत क्या होता है, अगर अलंकृत मतलब अलंकार, अलंकार का काम क्या होता है, शब्दों की शोभा बढ़ा देना। ठीक है, अलंकार आप लोग जानते होंगे।
और आगे क्या है, चित्तात्मक, स्तुति संवाद और कैसे थे, विचारात्मक थे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ उनकी प्रमुख रचनाएं तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, कामायनी, लहर, आंसू। तो ये सब इनकी क्या थी, प्रमुख रचनाएं थी। तो ये हमारे दो मुख्य लेखक हो गए। एक हमारे और मुख्य लेखक है जिनका नाम आपको एग्जाम बोर्ड में जो भी पेपर आपके सामने आने वाला है जीवन परिचय के पार्ट में जरूर देखने को मिल सकता है। तो वो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करूँ तो इनका जन्म कब हुआ था, 1884 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। ठीक है, ग्राम कौन से गाँव में था, जीरा देई, जो कि बिहार में है। और आगे युग कौन सा था, शुक्ल युग था। ठीक है, संक्षिप्त परिचय की बात करें तो इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय था और जो कि क्या थे, संपन्न कृषक परिवार। कृषक परिवार मतलब किसान परिवार जो कि अपना खेती बाड़ी से सारा काम चलाते हैं। आगे MA और LLB परीक्षा भी इन्होंने क्या की थी, उत्तीर्ण की थी मुजफ्फरपुर कॉलेज में। ठीक है, अध्यापन भी इन्होंने किया था मुजफ्फरपुर कॉलेज में। इन्होंने क्या किया था, अध्यापन का मतलब पढ़ाने का भी इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में ये वकील भी थे। ठीक है, आगे कह रहा है अखिल भारतीय कांग्रेस के 3 बार सभापति भी बने थे और भारत के, सबको पता होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और भारत रत्न की उपाधि से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनकी भाषा कैसे थी। इनकी भाषा की बात करें हम तो इनकी भाषा थी सरल, सुबोध, खड़ी भोली, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया था अपने लेखन में। आगे इनकी शैली की बात करें तो इनकी शैली कैसी थी, भाषण शैली थी, साहित्यिक शैली थी। ठीक है, अब इनकी रचनाओं की बात कर लेते तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहली भारतीय शिक्षा। अगर आगे हम बात करें तो आगे हमारी गांधी जी की देन, आगे है मेरी आत्मकथा, फिर है चंपारण में महात्मा गांधी, ये भी बहुत बढ़िया लेखन है, मैंने इसको पढ़ा था, आप जरूर पढ़िएगा। आगे है मेरे यूरोप के अनुभव, ये भी बहुत अच्छा इनका लेख था, मैंने भी पढ़ा था, आप जरूर इसको पढ़े जाके। तो इस वीडियो में मैंने जो भी मुख्य लेखक कवि थे मैंने सारी चीज़ की जानकारी आपको बता दी। अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो भी जीवन परिचय के जो नंबर हैं उस जीवन परिचय में 100% नंबर आपको गारंटी मैं दिलाता हूँ मिलेगा। ठीक है, तो इनको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो भी बोर्ड एग्जाम में जिनका हिंदी का एग्जाम हो 16 तारीख को कक्षा 10 वालों बच्चों का, वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा जिससे हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं एक अगली और बहुत बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।